तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है संस्कृत वर्ण विचार, जिसमें हम वर्ण की परिभाषा समझेंगे। न शरति इति अक्षरा, यानी जिसका नाश ना हो उसे अक्षर या वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम कोई शब्द लेते हैं जैसे कमल। अब कमल को हम तोड़ेंगे, क जमा म जमा ला। अब इसमें क्या हुआ कि क वर्ण है, मा भी और ला भी वर्ण है। अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं जिनका नाश ना हो, जिनको तोड़ा भी नहीं जा सके, उन्हें वर्ण कहते हैं। अब हम जानेंगे कि संस्कृत में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होती है स्वर और दूसरी होती है व्यंजन। तो स्वर जैसे उसको अच वर्ण भी कहते हैं और व्यंजन हल वर्ण भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए आ, ई, ऊ, ऋक, ऋ, ए, ओ, आय, आओ। इनके उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। तो संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या कुल मिलाकर 9 मानी गई है और 5 मूल स्वर है। आ, ई, ऊ, ऋक, ऋ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बनते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद 4 संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर होते हैं जो है ए, ओ, आय, आओ। इनको संयुक्त स्वर मिश्रित स्वर कहते हैं। अब हम जानेंगे कि इन्हें संयुक्त स्वर और मिश्रित स्वर क्यों कहते हैं। संयुक्त स्वर मिश्रित स्वर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 स्वर मिल जाते हैं, जैसे अ जमा ई ऐ, अ जमा उ ओ, आ जमा ए आय, आ जमा ओ आओ। इस प्रकार से अब स्वर के 3 भेद होते हैं, जिसमें से ह्रस्व स्वर पहला, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा होते हैं प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर जैसे आप लोगों ने हिंदी भाषा में भी पढ़ी होगी, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जैसे आ, ई, ऊ, ऋक, ऋ। और दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दुगना समय लगे, जैसे आ, ही, ऊ, ऋक, ए, ओ, आय, आओ। और प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, जैसे ओम। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं और इनकी पहचान इस चिन्ह के साथ की जाती है। व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के समय हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जैसे क जमा आ, ख जमा आ, ग जमा आ आदि। यानी इसमें ऐसे बताया जा रहा है कि व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण के समय हमें किसी दूसरे वर्ण की भी आवश्यकता होती है। जैसे हम का उच्चारण करते हैं तो का उच्चारण करते समय अंत में आ भी जुड़ता है, तो इस वजह से इसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस प्रकार हमने पहले जाना कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण के समय हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, पर व्यंजन वर्ण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है। तो संस्कृत व्याकरण में 33 वर्ण होते हैं, जिनमें 25 स्पर्श वर्ण, 4 अंतस्वर्ण, 4 ऊष्म वर्ण होते हैं और कुल मिलाकर 33 वर्ण होते हैं। व्यंजन वर्ण के लिए आप इस प्रकार से डायग्राम भी बना सकते हैं। तो व्यंजन वर्ण में 25 जो स्पर्श व्यंजन कहते हैं इनको, वो होते हैं जिनमें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग का से लेकर माँ तक ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो अब इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण के समय जैसे क, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के उच्चारण के समय हमारे जो मुख होती है, इनका उच्चारण जो होती है हमारे मुख के अलग अलग भागों से होती है। जैसे कवर्ग का उच्चारण हमारे कंठ से, चवर्ग हमारे तालु से, टवर्ग मुर्दा, तवर्ग दंत से, पवर्ग ओष्ठ से। इस प्रकार से ये अलग अलग भागों से, मुख के अलग अलग भागों से उत्पन्न होती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। संस्कृत में 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? और ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4 और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं।
तो अंतस व्यंजन याद रखिए, या, व, र, ला। और इन्हें अंतस व्यंजन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जो मुख की वायु होती है वो अंदर की ओर चली जाती है, मुख के अंदर की ओर चली जाती है। उसके बाद आते हैं उष्म व्यंजन। इनको उष्म व्यंजन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जो मुख के अंदर की वायु होती है वो बाहर की तरफ निकलती है। श, श, सा, ह, ये 4 उष्म व्यंजन होते हैं। आयोगवा में आते हैं अनुस्वार, विसर्ग और हलंत। अनुस्वार का चिन्ह याद रखिए, अंगी मात्रा होती है। जिस प्रकार से हम चांद लिखते हैं, अंग लिखते हैं, तो इस प्रकार से इसका चिन्ह इस प्रकार से दर्शाई जाती है। और विसर्ग जैसे इसमें दिखाया गया है, और ये 2 बिंदु होती है जो किसी शब्द के अंत में लिखी जाती है। हलंत जो कि किसी शब्द के नीचे लगाई जाती है उसे हलंत कहते हैं। और विसर्ग में ह, आधा ह की आवाज़ आती है, और हलंत में भी म की आवाज़ आती है, और किसी शब्द के अंत में लगते हैं। तो कल हम जानेंगे महेश्वर सूत्र के बारे में। तो तब तक के लिए अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।